मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, अपना 100% देकर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे जी। आज की आपका जो क्लास है, जो आपका मैथ का 6 नंबर चैप्टर का आपका क्लास चल रहा था जी, ठीक है जी। आज जो आपका बेसिक क्लास है, जो आपका ये लास्ट क्लास है जी, उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा 6.1 जी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में जितना भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा 100%, ठीक है। सबसे बेहतर, सबसे मज़ेदार आपका चैप्टर है जी त्रिभुज। मैथ में अगर कहा जाए सबसे बेहतर चैप्टर जो आपको पढ़ने में मन लगेगा वो आपका त्रिभुज है जी, ठीक है। तो जितना कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ आज की क्लास में, उतना कॉन्सेप्ट को समझिए। जितना अभी तक मैं आपको क्लास दिया हूँ वो सारा आपका बेसिक क्या था जी, आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सारा बेसिक आपका क्लास हो रहा था जी। उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आज की क्लास में जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जी, ठीक है। तो आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था समरूप और असमरूप के बारे में। किसके बारे में जी? तो कहिएगा समरूप और असमरूप, ये दोनों शब्द के बारे में आपको पढ़ाया था। अब 100% आपको समझ में आया होगा जी, ठीक है। आज की क्लास में उसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जी। अगला शब्द है जिसको हमको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से, सर्वांग सम। क्या नाम है जी? सर्वांग सम। ये शब्द को बारे में हमको अच्छे तरीक़ा से समझना है जी। जिस तरह से आपको हम समरूप और असमरूप के बारे में, ये दोनों शब्द के बारे में समझाए थे, उसी तरह से आपको सर्वांग सम शब्द के बारे में अच्छे से आपको समझना होगा जी, ठीक है। तो समझिए, वे आकृतियाँ जिनके आकार एवं अमाप मतलब माप बराबर हो, आपका सर्वांगसम कहलाता है, ठीक है जी। जब समरूप हम पढ़े थे तो उससे हमें सिर्फ आकार से मतलब था। किससे जी? आकार से मतलब था, हमें उससे माप से कोई भी मतलब नहीं था जी। मतलब एक त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक प्रत्येक भुजा, मान के चलिए एक त्रिभुज आपका बड़ा है, एक त्रिभुज आपका एक छोटा है जी, ठीक है। तो बड़ा त्रिभुज होगा तो उसको छोटा जो त्रिभुज होगा उससे उसका भुजा क्या होगा जी, उससे अधिक होगा उसका भुजा। इस छोटा त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज का भुजा अधिक होगा, छोटा त्रिभुज का जो भुजा जो क्या होगा जी, कम होगा, ठीक है। तो उससे हमें मतलब नहीं रहता था जी, ठीक है। उससे हमें मतलब नहीं रहता था जी कि इसका भुजा समान है या नहीं, ठीक है। ये हमें सिर्फ इससे मतलब रहता था कि उसका आकार समान है या नहीं। अगर समान है, दो त्रिभुज के आकार समान है, एक जैसा उसका आकार है, तो समझते हैं क्या होगा जी, समरूप। लेकिन आपका उल्टा आपका था कि अगर आकार समान ना हो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा असमरूप जी, ठीक है। लेकिन आपको सर्वांगसम में आपको आकार और माप दोनों देखना है। दोनों अगर आपका बराबर होगा तभी आपका सर्वांगसम होगा जी, ठीक है। तो आप समरूप और असमरूप के बारे में समझ गए, तो आपको सर्वांगसम शब्द के बारे में भी 100% समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये आपका क्या है जी, वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ये आपका वर्ग है जी, ठीक है। ये 4 है, ये भी 4 है जी, ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है जी, ठीक है। क्या है जी, आपका 4 है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है जी, ठीक है। ये दोनों वर्ग है, ठीक है। बिल्कुल आपका वर्ग क्या होना चाहिए जी, दोनों एकदम बिल्कुल समान होना चाहिए। ये थोड़ा लंबा हो चुका है, ये थोड़ा चौड़ा हो चुका है जी, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपी तरह बनाइएगा तो बिल्कुल हम जितना बड़ा आपका पहला वर्ग होगा उसी तरह से आपको दूसरा वर्ग आपको बनाना है जी, ठीक है। यहाँ पर अगर ये अब थोड़ा लंबा हो गया, ये थोड़ा चौड़ा हो गया, इसके लिए सॉरी जी, ठीक है। आगे समझिएगा।
तो ये आपका जो दोनों वर्ग है, जो आपका क्या है जी, आपका ये तो समरूप है। क्या है जी, समरूप है। और क्या है, समरूप तो है, और क्या है जी बताइए, और क्या है जी, तो ये आपका और सर्वांग सम है भी है। क्या है जी, आपका समरूप है, साथ में आपका सर्वांग सम भी है जी। क्यों है जी, क्योंकि इसका आकार तो दोनों का क्या है जी, समान है, साथ ही इसका माप है जो क्या है जी, समान है, मतलब बराबर है। इस वर्ग को इस पर पटकेंगे तो ये पूरा छक जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसका आकार भी बराबर है और इसका जो माप है ये क्या है जी, बराबर है। ठीक है जी, तो ये आपका समरूप तो है। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए जी, तो इसका सिर्फ आकार समान होना चाहिए। लेकिन अगर सर्वांग सम हो तो उसका आकार भी समान होना चाहिए और उसका माप भी समान होना चाहिए जी। ठीक है, और असमरूप मतलब समझिए कि उसका आकार समान ना हो। ठीक है, मतलब उसका आकार समान नहीं होगा तो क्या होगा, असमरूप होगा। मतलब समरूप और असमरूप में हमें सिर्फ आकार से मतलब रहता था और माप से में मतलब नहीं रहता था जी। ठीक है, लेकिन हमें सर्वांग सम होने के लिए हमें आकार से तो मतलब है, साथ ही हमें माप से भी मतलब है जी। ठीक है, आगे समझिएगा। ये आपका वृत्त है। ठीक है, ये आपका क्या है जी, वृत्त है। इसका जो त्रिज्या है ये आपका 3 सेंटीमीटर है और इसका जो त्रिज्या है ये 2 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, इसका भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है जी। तो ये आपका समरूप तो है, समरूप है, लेकिन और क्या है, क्या आपका ये सर्वांग सम है जी, नहीं। जब इसका आकार तो समान है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है, दोनों का आकार क्या है जी, बिल्कुल समान है, लेकिन इसका माप क्या है जी, समान नहीं, बराबर नहीं है, मतलब समान नहीं है जी। ठीक है, तो ये तो आपका समरूप है, लेकिन आपका ये सर्वांग सम नहीं है जी, आपका सर्वांग सम नहीं है जी। आप 100% समझ चुके होंगे जी, आप 100% समझ चुके होंगे जी, आप सर्वांगसम शब्द के बारे में, कि हमें सर्वांगसम होने के क्या कंडीशन है। इसका आकार भी बराबर हो और साथ में इसका माप भी बराबर हो, तभी आपका सर्वांगसम होगा जी। ठीक है, समरूप असमरूप अगर आप समझ गए तो आप सर्वांगसम शब्द के बारे में भी बिल्कुल अच्छे तरीक़े से आप समझ जाइएगा जी। ठीक है, आपको हर एक क्लास कराते हैं तो पिछला क्लास को रिवीजन कर कर आइए जी। ठीक है जी, आपको समरूप में बताए थे कि समरूप होने के लिए आकार सिर्फ समान होना चाहिए और असमरूप होने के लिए आकार समान न होना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन सर्वांगसम होने के लिए आपका आकार भी समान हो, मतलब बराबर हो, और आपका माप भी बराबर होना चाहिए जी, तभी आपका सर्वांगसम होगा जी। 100% आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस पर आपको प्रश्न देता हूँ जी। अब उस प्रश्न को आपको क्या करना है जी, उत्तर देना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा प्रश्न को जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या सभी, पहला प्रश्न है, क्या सभी समरूप आकृतियाँ क्या सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो सकती है, सर्वांगसम हो सकती है।
हो सकती है। बताइए जी, बताइए। अगला प्रश्न है, क्या सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है? बताइए जी। आपके पास दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न का आपको जवाब देना है जी। ठीक है, आपको दोनों जवाब आपको देना है जी। ठीक है, आपको अगला प्रश्न देते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त डॉट डॉट होंगे। बताइए जी। आपके पास 3 सवाल दिया गया है, तीनों सवाल के आपको जवाब देना है जी। पहला आपका प्रश्न क्या कह रहा है जी, क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। नहीं जी, मतलब नो। आपको हम अभी ही समझाएं जी कि आपका जो दो वृत्त था, एक वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर था, आपका वृत्त का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर था, लेकिन ये आपका समरूप था। ठीक है जी, मतलब आपका समरूप था, लेकिन आपका सर्वांगसम नहीं था जी। क्यों नहीं था जी? क्योंकि उसका माप बराबर नहीं था जी। जो बड़ा त्रिभुज था, उसका अगर छोटा त्रिभुज पर हम पटके तो क्या ये पूरा झक जाएगा जी? नहीं झकेगा। ठीक है, तो क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती है? तो नहीं। क्या सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है? 100%। अगर वे सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होगा। समरूप में क्या होता था जी? आकार सिर्फ समान होना चाहिए, और सर्वांगसम मतलब होगा तो उसका आकार तो सेम होगा, साथ में उसका माप भी सेम होगा जी। तो सभी आकृतियां आपका क्या होगा जी? सभी जो आपका सर्वांगसम आकृतियां होगा वो आपका समरूप होगा, लेकिन आपका सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो ये लिखिएगा हाँ, यस। ठीक है जी, अगला बताइएगा प्रश्न का आपको उत्तर बताना जी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है। ठीक है जी, तो हो सकते हैं, तो ये आपका समरूप भी हो सकता है, ये आपका सर्वांगसम भी हो सकता है जी। क्या क्या हो सकता है जी? आपका समरूप और सर्वांगसम भी हो सकता है। ठीक है जी, आपको ये तीनों प्रश्न आपको 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है, आपको ये तीनों प्रश्न 100% समझ में आया होगा जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पर जी। ठीक है, आपको क्या समझाएं जी कि क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती है? तो नहीं। क्यों नहीं हो सकती है जी? क्योंकि समरूप होने के लिए सिर्फ हमें आकार समान होना चाहिए, हमें माप से कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन माप से हमें कोई मतलब नहीं है जी। तो सभी समरूप आकृतियां आपका समरूप आकृतियां हैं वो आपका सर्वांगसम नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सभी सर्वांगसम आकृतियां आपका समरूप हो सकता है जी। क्योंकि सर्वांगसम
होने के लिए आपका माप और आपका आकार क्या होना चाहिए जी, बराबर होना चाहिए। तो ये सर्वांग सम होगा तो 100% है कि वो समरूप होगा। लेकिन अगर वो समरूप है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सर्वांग सम होगा जी। ठीक है, अगर आपको 3 सेंटीमीटर के अगर 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले अगर 2 त्रिभुज ले, या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अगर 2 त्रिभुज लें, तो ये क्या होगा जी, आपका समरूप होगा भी और आपका सर्वांग सम भी होगा जी। ठीक है, आपको हम समझाएं 2 त्रिभुज अभी लेकर जी। ठीक है, क्योंकि आपका समरूप था लेकिन वे सर्वांग सम आपका अवृत्त नहीं था जी। क्यों नहीं था जी, क्योंकि उसका माप बराबर नहीं था। ठीक है, अब आगे समझिएगा जी, अब आगे समझिएगा जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी सर्वांग सम शब्द। ठीक है, अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको हम शुरुआत में आपको आकृतियाँ बनाए थे और को आपको कहे थे कि जो जो मैं आकृतियाँ बनाया हूँ इसका नाम बताइए। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस तरह से हम शुरुआत में आकृतियाँ बनाए थे जी। ठीक है, इस तरह से बनाए थे ना शुरुआत में जी। ठीक है जी, इसमें कितना भुजा है तो कहिएगा 3 भुजा है। तो आपको क्या होगा जी, इस आकृति को हम क्या नाम दे सकते हैं, तो इसको दे सकते हैं नाम जी त्रिभुज। ठीक है, इसमें कितना भुजा है जी, तो कहिएगा 4 भुजा है। कितना भुजा है जी, तो आपका 4 भुजा है। इसको कहेंगे चतुर्थ भुज। चतुर्थ भुज क्या कहेंगे जी, चतुर्थ भुज। ठीक है, इसी तरह से अगर 5 भुजा होगा तो उसको पंचभुज कहेंगे, 6 भुजा होगा उसको कहेंगे आपका षष्ठभुज। ठीक है जी, तो आपको हम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि 2 बहुभुज या त्रिभुज, 2 बहुभुज या त्रिभुज समरूप होने के शर्त लिखे। क्या प्रश्न पूछा जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझने का आप प्रयास करिएगा। ठीक है जी, समझने का आप प्रयास कीजिएगा जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुभुज या त्रिभुज, 2 बहुभुज या 2 त्रिभुज समरूप होने के शर्त लिखे। होने के शर्त लिखे जी, मतलब आपको शर्त बताना है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप होने का क्या क्या शर्त है जी। अगर 2 त्रिभुज है तो समरूप होगा, तो उसका होने का क्या शर्त है, वही आपको शर्त को लिखना है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, हम 2 त्रिभुज लेते हैं जी। ठीक है जी, 2 त्रिभुज ले लिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 2 मैंने त्रिभुज लिया। ठीक है जी, 2 त्रिभुज ले लिया, इसको नाम दे दिए ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है जी, आर, ये दोनों क्या जी, आपका त्रिभुज है। क्या जी, त्रिभुज है। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। अब बताइए यहाँ पर संगत कोण। अगर एंगल ए का संगत क्या होगा, इस त्रिभुज को इस पर ले जाकर पटकेंगे तो इसका संगत, ए एंगल का संगत होगा एंगल पी जी। ठीक है, और एंगल बी का
संगत कौन होगा जी, तो आपका एंगल क्यू। और एंगल सी का संगत कौन होगा जी, तो एंगल आर, एंगल आर जी। ठीक है जी। पहला शर्त था आपका कि दो त्रिभुज आपका समरूप होने का पहला शर्त क्या था जी, तो आपका जो क्या होगा जी, संगत कोण क्या होगा जी, आपका बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, पहला शर्त था जी। आपको दो शर्त बताना है, दूसरा शर्त समझिएगा जी, संगत आपको भुजाएं बताना है जी। ठीक है, दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज समरूप क्या है, कैसे होगा, इसका शर्त आपको लिखना है। तो आप बताइए, संगत भुजाएं इस त्रिभुज के इस पर अगर पटकेंगे तो आपका ए बी का आपका संगत भुजाएं कौन होगा जी, तो आपका होगा पी क्यू, पी क्यू। ठीक है जी। फिर आपका बी सी का भुजाएं का आपका संगत भुजाएं क्या होगा जी, तो आपको होगा क्यू आर, क्यू आर। ठीक है जी। ए सी का आपका संगत भुजाएं कौन होगा जी, ए सी का आपका संगत भुजाएं होगा पी आर, क्या होगा जी, पी आर होगा। तो आपके पास क्या प्रश्न पूछा गया था जी, कि दो त्रिभुज या दो बहुभुज समरूप होने की शर्त लिखे। तो आपको दो शर्त लिखना है जी। पहला शर्त क्या होगा जी, संगत भुजाएं क्या हो जी, बराबर हो। ठीक है, अब संगत भुज आपका कोण संगत कोण क्या हो जी, बराबर हो। और संगत भुजाएं आपका क्या हो जी, समानुपाती हो। ठीक है जी। मतलब ए बी आपका भुजा है, ठीक है जी, ये समानुपाती होगा आपका किसका जी, तो आपका पी और क्यू भुजा का जी। ठीक है, तो लिखिए इसका उत्तर जी। ठीक है, शर्त निम्न है, निम्न है। ठीक है जी। पहला शर्त आपको क्या लिखना है जी, संगत कोण बराबर बराबर हो। दूसरा क्या लिखना है जी, दूसरा क्या लिखना है, दूसरा लिखना है संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है जी। क्या कहें कि आपका अगर दो त्रिभुज समरूप होने का आपको शर्त लिखना है जी, कि दो त्रिभुज समरूप क्यों होता है, इसका शर्त क्या है। तो आपको दो शर्त लिखना है जी। पहला शर्त क्या था जी, कि आपका यहाँ शर्त निम्न है। ठीक है जी, संगत कोण क्या हो जी, बराबर हो। आप जानते हैं कि संगत कोण हमेशा क्या होता है जी, बराबर होता है। और संगत भुजाएं क्या हो जी, समानुपाती हो। ठीक है जी। तो ए बी जो आपका भुजा है वो आपका समानुपाती है भुजा आपका पी क्यू का जी। ठीक है, आपको क्या करना है जी, आपको बराबर की ये साइड नहीं लिख देना है। ठीक है, आपको नीचे में लिखना है। फिर आपका बी सी जो भुजा है वो आपका समानुपाती है कौन सा भुजा का जी, तो आपका क्यू आर का। ठीक है जी, बराबर जो आपका ए सी भुजा है, ठीक है, किसका समानुपाती है जी, तो पी आर का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका जी। ठीक है जी, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया जी। अब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा जी। तो उम्मीद करता हूँ जितना आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ आपको 100% समझ में आया होगा जी। बिल्कुल मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको स्पीड करूँगा, आपका क्लास स्पीड चलेगा क्लास की, तब आपका सिलेबस पूरा होगा। ऐसा सिलेबस पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो आज क्लास में आपको हम पढ़ाएं किसके बारे में जी, तो सर्वांगसम शब्द के बारे में जी। ठीक है जी, आपको सर्वांगसम शब्द के बारे में पढ़ाएं जी। बिल्कुल 100% समझ में आपको आ चुका होगा जी। और आपको पढ़ाएं कि दो त्रिभुज समरूप होने के आपको शर्त लिखना है जी। तो हम समझा दें पूरा अच्छे तरीक़े से कि आपको शर्त क्या क्या लिखना है जी। ठीक है जी।
दो त्रिभुज आपका समरूप होगा, उसका शर्त क्या क्या है, तो आपका संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। 100% समझ में आ चुका होगा जी। तो अगले क्लास में आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है जी, ठीक है। मैं आपका सिलेबस बहुत जल्द ही समाप्त करने का कोशिश करूँगा, आपका क्लास और फास्ट आपको पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा जी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में आपको 100% समझ में आया होगा, तो इस क्लास को एक सेट जरूर करना जी। और आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।